राधे राधे सभी को। आशा है आप सब मस्त और बिंदास होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है इस पीवाईक्यू सीरीज़ का, वो रहने वाला है 18 सितंबर की शिफ्ट नंबर 1 यानी कि मॉर्निंग के 25 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो बिना देरी करे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बढ़ने से पहले जो हमारा थीम श्लोक है उसको एक बार मन में दोहरा लेंगे। और इसी श्लोक के साथ राधे राधे बोलते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो कि रहने वाला है ये। A certain sum of money is given at a certain rate of simple interest for 6 years. ठीक है। Had it been given at 7% higher rate, it would have fetched rupees 1512 more. सिंपल सी बात है। कहने का मतलब है एक कुछ अमाउंट कुछ इंटरेस्ट के लिए 6 साल के लिए दिया गया है। उसने बोला कि अगर 7% ज़्यादा देते, मान लो अगर 5% रेट से दे रहे हैं, अगर 7% मतलब 12% से दे रहे होते तो इतना पैसा एक्स्ट्रा मिलता। समझ रहे हो? तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा? जाहिर सी बात है वो सब पुराना वाला हिसाब किताब हटाओ। लेकिन अगर मान लेते हैं 1512 रुपये जो है वो इंटरेस्ट है इस रेट पे, तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। बात तो सेम वही कह रहा है ना। ठीक है, तो काट पिट लो। 216 36, तो पी कितना आ गया? 3600। समझे कुछ? क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर हम कोई मनी को, कोई पैसे को किसी इंटरेस्ट से, है ना, किसी इंटरेस्ट से 6 साल के लिए रखते हैं तो हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम उसको इंटरेस्ट रेट को 7% और ज़्यादा से रखते तो हमें 1512 और ज़्यादा मिलते। मतलब कि क्या है, 7% पे हमें 1512 मिलते। कहने का मतलब ये बोल रहा है वो। तो वही चीज़ हमने रख दी और हमने प्रिंसिपल निकाल लिया। सिंपल था ये। लैंग्वेज समझनी थी आपको, बस एक बार लैंग्वेज समझ लिया आपने, फिर आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते थे। आते हैं दूसरे पे। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर इज ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। कहने का मतलब क्या है, एक सर्कल मान लेते हैं ये है, ठीक है। एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ज़्यादा बड़ी होगी, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं। इरेज करूँगा तो पूरी चली जाएगी। ठीक, एक सेंटर है, सर्कल का सेंटर ये है। उसने बोला कि जो कॉर्ड है 32 सेंटीमीटर की है और सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस कितना? 12 है। आपको पता है, क्या पता है आपको, कि जब भी सेंटर से लाइन खींची जाती है कॉर्ड के ऊपर तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। मतलब कि ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा, तो ये भी 16 हो गया, ये भी 16 हो गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना गया। अब बताओ ट्रिपलेट क्या होता है? ये रेडियस है ना, तो रेडियस निकालनी है, निकाल लो। एक तो पाइथागोरस लगा दो, 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर मतलब 256 और 12 का 144 माइनस, ठीक है, कितना जाएगा? 400। 400 यानी कि 20 का स्क्वायर, मतलब 20 जो है आपकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है। और आपको यहीं से, मतलब कि मेन चीज़ आपको यहीं से समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन से समझ आनी चाहिए। लेंथ, कॉर्ड की लेंथ 32 है और डिस्टेंस देखा है 12 सेंटीमीटर सेंटर से, तो मतलब कि ये 16 हो जाएगी। और 16 12 और उसका 16 12 का ट्रिपलेट क्या बनता है? तो उसका ट्रिपलेट 16 12 20 बनता है ना, तो 20 आपका आंसर हो जाता। सिंपल था ये, इस तरह से करते अगर तो। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोलता है शॉपकीपर ऑफर फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम्स फॉर बायर्स। शॉपकीपर के पास, एक शॉपकीपर के पास 3 डिस्काउंट स्कीम है। पहली बोल रहा है कि मैं जो हूँ 15% और 20% डिस्काउंट दूंगा सक्सेसफुली, और दूसरा स्कीम बोल रही है कि सक्सेसफुल डिस्काउंट ऑफ 25 और 20%, और तीसरा बोल रहा है कि डिस्काउंट्स ऑफ 33%। क्वेश्चन पूछा है दिस सेलिंग प्राइस विल बी मिनिमम अंडर विच स्कीम। सेलिंग प्राइस जो है वो सबसे कम
किस स्कीम के अंडर रहेगा ए बी सी में? तो सिंपल सी बात है, सेलिंग प्राइस तभी मिनिमम होगा जब डिस्काउंट मैक्सिमम होगा, समझे? अगर डिस्काउंट 90% डिस्काउंट है तभी तो सेलिंग प्राइस 10% होगा। अगर डिस्काउंट 10% है तो सेलिंग प्राइस 90% होगा। तो डिस्काउंट मैक्सिमम तब होगा तभी सेलिंग प्राइस मिनिमम होगा। तो अब निकाल लो मैक्सिमम किस केस में होगा। सक्सेस का फॉर्मूला लगा दो, 15 + 20 माइनस एक्स वाई यानी 15 × 20 अपॉन 100। 20 पंचे 5 दिया, 35 - 3 यानी 32% हो गया ये। इसका निकाल लो, 25 + 10 माइनस 25 × 10 अपॉन 100। 25 चौको है ना, और 4 ये 2.5 आ गया। तो 35 - 2.5 यानी कि 32.5। एक 32 है, एक 32.5 है, एक 33 है। सबसे बड़ा डिस्काउंट कौन सा दे रहा है? स्कीम नंबर तीसरी दे रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स्कीम नंबर 3। सिंपल। तो इसमें हमें कुछ खास करना नहीं था, बस यहाँ इसमें जो क्वेश्चन में जो वो था, क्या बोलते हैं, लॉजिक या जो भी गड़बड़ी आप समझ लो, वो यही थी। क्योंकि इसमें सेलिंग प्राइस पूछा गया है ना, सेलिंग प्राइस किसका कब मिनिमम होगा? तो सेलिंग प्राइस तभी मिनिमम होगा जब डिस्काउंट मैक्सिमम हो जाता। आप मिनिमम के चक्कर में देखते तो यहाँ पे ये 32 मिनिमम आ रहा है और 1 कर देते, वहीं पे आपका आंसर गलत हो जाता। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन पूछता है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 48 सेंटीमीटर। ठीक, इफ लेंथ इज 6 मीटर मोर देन द ब्रेथ देन द एरिया ऑफ गार्डन इज। सिंपल सी बात है, उसने बोला है कि लेंथ 6 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से, तो मान लो तो ब्रेथ बी है, तो लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी b + 6। क्लियर। पेरीमीटर आपको दे रखा है, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 2l + b = 48। तो l + b कितना आ जाएगा? आई बिलीव 24 आ जाएगा। ठीक है, l की वैल्यू कितनी है? b + 6 से डाल दो, तो b + 6 + b = 24। तो 2b = 18, b = 9 आ गया। b 9 आ गया तो l कितना आ जाएगा? l आ जाएगा 25 में से 9 घटाओ 15, l 15 आ गया। हमें निकालना क्या है? एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? l × b, मतलब कि 15 × 9, 15 × 9 135 आंसर। क्लियर। तो इस तरह से आपको करना था। वापस एक बार बता देता हूँ हाईलाइट करके। पेरीमीटर आपको दे रखा है, तो पेरीमीटर का रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 2l + b। आपको बोला गया कि लेंथ जो है वो 6 मीटर मोर देन दी ब्रेथ है, तो ब्रेथ को हमने b मान लिया, तो लेंथ क्या आ गई? लेंथ आ गई b + 6। क्लियर। बस हमने उसी को पुट कर दिया, हमें b की वैल्यू मिल गई और फिर हमने l की वैल्यू निकाल ली और फिर हमने एरिया निकाल लिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है? l × b, तो हमने l × b कर दिया। क्लियर। चलते हैं आगे। If 3 cubes of volume 512 cm3 each are joined end to end, find the surface area of the resultant cuboid। देखो 3 क्यूब हैं और हर एक की वॉल्यूम 512 है। 500 पहली बात तो बताओ मुझे, क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब जो है 512 है, तो ए कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा 8। मतलब तीनों क्यूब की साइड कितनी है? 8। उनको तीनों को साथ में जोड़ दिया, मतलब एक क्यूब मान लो ये है, उसको साथ साथ जोड़ दिया तीनों को। तीनों को जब साथ साथ जोड़ दिया तो हाइट तो सेम रही है ना, और ब्रेथ भी सेम रही। जो हाइट अंदर की हाइट बनेगी, ये वाली जो हाइट रहेगी ये तो सेम ही रहेगी। अंदर वाली जो हाइट रहेगी है ना, अंदर वाली जो हाइट रहेगी ये वाली, ये तो सेम रहेगी। लेकिन बढ़ा क्या है? बढ़ा है लेंथ। लेंथ हो गई 8 + 8 + 8, यानी कि लेंथ जो 24 हो गई। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वो होता है 2 × LB + BH + HL। 2 × लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस HL। लेंथ जो है जो 24 है और हाइट और ब्रेथ कितनी है? हाइट और ब्रेथ जो है वो दोनों 8 है। बस पुट कर लो। 2 L कितनी है? 24 × 8 और ये है 8 × 8 और HL मतलब 24 × 8। निकाल लो। 8 कॉमन ले लो, 2 इसमें से भी कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लो। 8 8 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 3 + 1 + 3 यानी कि
8 दूनी 16, 16 इंटू 8 इंटू कितना आ गया 7, 16 इंटू 56 यानी कि 16 इंटू 56, 16 इंटू 56 करेंगे तो हाँ 56 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 698, 896 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की मेन जो हाईलाइट थी, मेन चीज़ ये समझनी थी कि अगर तीनों को हम साथ में जोड़ देंगे तो लेंथ जो है वो 24 हो जाएगी, ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ ये जो ब्रेथ है, ये जो ब्रेथ है और ये जो हाइट है ये तो सेम रहेगी, लेकिन सिर्फ लेंथ जो है वो 24 हो जाएगी। बस यही चीज़ आपको समझनी थी। ये फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया का हमने फॉर्मूला लगा दिया और हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोलता है a number r when divided by 8 leaves remainder 3, what will be the remainder when r square plus 6r plus 7 is divided by 3। उसने बोला कि एक नंबर r है जिसको अगर r से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचता है। तो भाई कोई भी नंबर ले लो, मान लो 11 है, 11 से 8 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं बच रहा, बच रहा है। सिंपल है, r की जगह हमने 11 रख लिया, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड मैंने यूज़ किया यहाँ पे, हिट एंड ट्राई। मैंने कोई भी नंबर ले लिया, 11 लिया, आप 19 ले सकते थे, 19 को जब 8 से डिवाइड करोगे तब भी 3 ही बचेगा ना मेरे भाई। तो मैंने 11 क्यों लिया, क्योंकि 11 सबसे छोटा होता है। तो निकाल लो, आर स्क्वायर प्लस 6r प्लस 7, 11 पुट कर दो, 11 का स्क्वायर 6 इंटू 11 प्लस 7 यानी कि 121 प्लस 66 प्लस 7, ये आएगा 194। अब 8 से डिवाइड करने से कितना आएगा, तो 8 से डिवाइड कर दो 194 को, कितना आएगा 16 चौके 32, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 2। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है और सबसे एफिशिएंटली भी, जल्दी भी, ये तरीका सबसे बेस्ट है। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करो, कोई भी नंबर एज्यूम कर लो। अगर आप इसको क्या बोलते हैं 19 मानते तब भी सेम चीज़ था, 8 दूनी 16 से डिवाइड होता, 3 रिमाइंडर बचता। और या फिर आप इसको 27 मानते तो 8 या 24 प्लस 3 रिमाइंडर बचता। तो मतलब नंबर आप कोई भी ले सकते थे, ठीक है, जिसमें रिमाइंडर 3 बचे और 8 से डिवाइड हो जाए, और फिर इसको यहाँ डाल दो और सॉल्व कर दो। ठीक, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अगर सीकेंट है x अपॉन वाई तो हमें कॉट निकालना है, कॉट की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या पता है, आपको पता है सीकेंट जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस की वैल्यू क्या आ गई, कॉस की वैल्यू वाई अपॉन एक्स होगी। आपको कॉट निकालना है, ठीक है। अब देखो, अब आप समझो, आप यहाँ से कॉस अपॉन साइन करके भी निकाल सकते हो, है ना। कॉस की वैल्यू आपको पता है, साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू होगी 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। और ये यहाँ डाल दो आप अंडर रूट, एलसीएम लोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर नीचे रहेगा तो एक्स कट जाएगा, एक्स बचेगा, एक्स से एक्स कट गया, बचा वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ये वाला। एक तरीका तो ये है, मैं आपको दूसरा तरीके से बताता हूँ, ठीक है। दोनों तरीके में से आपको जो कंफर्टेबल लगे वो आप समझ लें। देखो तरीका क्या है, आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। इज दैट क्लियर। तो हाइपोटेन्यूस एक्स है, बेस वाई है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। कॉट क्या होता है, कॉट होता है टेन का उल्टा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, बेस है आपका वाई, बेस है वाई, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमने निकाला रूट एक्स माइनस वाई स्क्वायर। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, और सिंप्लीफिकेशन के बारे में मैं आपको बस एक चीज़ समझाता हूँ कि आपको धीरे से सांस लेते हुए करना और बॉडी मास का फॉलो करना है।
बॉड मास बोलता है पहले ब्रैकेट, तो भैया पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। सॉल्व करो, ये आएगा 11/2 माइनस 10/3। ठीक है, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा तेरे का 33 और 20, 33 माइनस 20/6 यानी कि 13/6। ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू, इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 18/13। 13 से 13 कैंसिल, 6 से ये कट गया, 3 बचा। तो मतलब क्या है, इस पूरे का आंसर 3 आ गया। प्लस पहले डिवाइड करते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो ये आएगा 11/2 और डिवाइड 11/4, यानी कि अगर इंटू में चेंज करेंगे तो 4 ऊपर 11 नीचे, और इंटू यहाँ पे 2 है माइनस 1 है। ठीक है, 11 से 11 कट गया, ये से 2 कट गया, तो 2 दूनी 4 और 4 माइनस 1 -3, तो 3 प्लस -3 कितना आता है, 0 आता है। तो आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से आपको सिंप्लीफिकेशन करना होता है और बड़े ही तसल्ली से करना होता है कि सिंप्लीफिकेशन में गड़बड़ ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन आ नहीं रहा, नंबर वैल्यूज इतनी छोटी है तो क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। बस फ़र्क इतना है कि जल्दीबाजी के चक्कर में 1-2 नंबर आगे पीछे अगर हो गया तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। फाइंड दी मीन प्रोपोर्शन ऑफ 36 एंड 100। तो मैंने आपको मीन प्रोपोर्शन वाले फॉर्मूले कितनी बार करा रखे हैं कि मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है √a/b। a 36 है और b 100 है। 36 किसका होता है, 6 का, ये किसका होता है, 10 का। 6 × 10 60 आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। फिर चलते हैं आगे, आते हैं 10th वाले पे। 10th क्वेश्चन बोलता है इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 45% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर आर मेल। ठीक है, एंड द रेस्ट आर फीमेल। तो भैया देखो 45% अगर मेल है तो फीमेल कितनी बची, फीमेल बची 55%। आगे बढ़ते हैं। इफ 60% ऑफ मेल आर इलिटरेट, ठीक है, 60% मेल इलिटरेट हैं तो जो बच गए 40% वो फीमेल होंगी जो इलिटरेट होंगी। फीमेल इलिटरेट, इलिटरेट। ठीक, आगे पढ़ते हैं। 60% ऑफ फीमेल आर लिटरेट, तो मतलब बचे हुए 40% जो मेल हैं वो लिटरेट होंगे, मेल लिटरेट होंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पूछा है व्हाट इज द परसेंट ऑफ नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल मोर देन लिटरेट मेल। क्लियर? तो इलिटरेट फीमेल कितनी है, इलिटरेट फीमेल कितनी है, 40%। किसका, टोटल फीमेल कितनी है, टोटल फीमेल 55 है, 55 मान लो, एज्यूम कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/10, 5 11 5 20 2 22 आ जाएगा। ठीक है, और लिटरेट मेल कितने हैं, लिटरेट मेल हैं 40%। 40% ऑफ टोटल मेल कितने हैं, टोटल मेल हैं 45। ये भी आपने देखा है ना, तो निकाल लो। 5 90, 5 20, 2 9 दूनी 18। अब इसका क्वेश्चन में पूछा क्या है वो ध्यान से देखना। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मोर, ज़्यादा, तो भाई ये इससे कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है किससे, इलिटरेट मैन की, फीमेल की बात हो रही है ना, किससे, लिटरेट मैन से। तो भाई 4 ज़्यादा है 18 पे, तो उसकी परसेंटेज निकाल लो। ये हो जाएगी 2/9, तो 200/9, 9 से डिवाइड कर लो, 9 दूनी 18, 20, फिर 9 दूनी 18, 22 पॉइंट समथिंग कौन सी है, यही वाली एक ही है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेहद ही आसान था, है ना। बस समझना क्या था, समझना ये था कि पूछा क्या है। बोला गया है एक पॉपुलेशन है जिसमें से 45% जो है वो फीमेल है, मेल है, और रिमेनिंग जो है फीमेल है। तो भाई 45 मेल हैं
तो बचे हुए फीमेल ही होंगे, तो 55 फीमेल हो गए। उसने बोला कि 60% ऑफ मेल आर इलिटरेट, 60% इलिटरेट है, तो बचे हुए 40 जो है वो फीमेल होंगी भैया, जो अनपढ़ होंगी, और 60% फीमेल आर पढ़ी लिखी, तो बचे हुए जो 40% है वो मेल होंगे जो पढ़े लिखे होंगे। इतनी सी बात थी। पूछा यही था कि इलिटरेट में फीमेल जो है वो कितनी % ज़्यादा है लिटरेट मेल से, तो बस हमें वही निकालना था। ठीक है, बस आपको लैंग्वेज समझनी है। एक बार आप लैंग्वेज समझ गए क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। बस लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन ने एक्चुअल में पूछा क्या है और दिया क्या है। ठीक है, चलते हैं आगे। द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 80, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है? लगातार एक के बाद आने वाले, जैसे 1 2 3 4 5। तो बोला गया है कि सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 80। मान लो एक x है तो दूसरा क्या होगा? x+1 होगा, तीसरा x+2 होगा, चौथा x+3 होगा और पांचवा x+4 होगा। ये 5 नंबर मान लो, इनका सम 80 दे रखा है, तो भैया जोड़ दो सबको, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 1 + 2 3, 3 3 6, 6 4 10। तो सॉल्व करो, 5x = 80 - 10 70, तो x कितना आ गया? x आ गया 14। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है उसने फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा भाई बताओ। सबसे बड़ा भाई कौन सा है? x+4। x कितना है? 14, 14 में 4 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 18 आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोलता है अ शॉपकीपर सोल्ड 5/8 of his article at a gain of 20% and the remaining at the cost price. What is the gain % on the whole transaction? समझे? एक दुकानदार है जिसने 5/8 आर्टिकल्स जो हैं वो 20% के प्रॉफिट पे बेचे और रिमेनिंग जो है उसने जितना सीपी था उसी प्राइस से बेचे। तो आपको ओवरऑल गेन % निकालना है। ठीक है, अब दो चीज़ समझो। अगर 5/8 उसने 20% से बेचे तो बच गए कितने? बच गए होंगे 3/8। 3/8 जो उसने सीपी से कॉस्ट प्राइस से बेचे। तो मान लो टोटल जो है सीपी वो 8 है। ठीक है, तो 5/8 टोटल 8 है, तो 5/8 मतलब 5 को उसने 20% प्रॉफिट मतलब कि 120% से बेचा, तो कितना आया? 6/5 यानी कि 6 आ जाएगा। और वहीं रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग 3/8 ऑफ 8 मतलब 3 को उसने बेटा किससे? सीपी के रेट से। सीपी कितना है? 8 है, तो 3 को 8 से, यानी कि 3/8 को 8 से यानी कि 8 आया, बस 3 आया, सॉरी कितना आया? 3 आया। समझे? क्लियर? तो यही चीज़ आपको समझनी थी। ठीक है, टोटल कितना बेचा उसने? टोटल बेचा होगा 5 + 3 9, मतलब टोटल सीपी है आपका 8, बेचा उसने 9। कितने का फायदा हुआ? 1 का फायदा हुआ। किस पे फायदा हुआ? 8 पे फायदा हुआ। % निकाल लो भाई, कितना हो जाएगा? 25 का आधा यानी 12.5%। 12.5 यानी कि 12.5% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, वापस समझाता हूँ। उसने बोला कि 5/8 जो है वो 20% प्रॉफिट पे है, यानी 20% प्रॉफिट मतलब 120% पे बेचा। क्लियर? और बचे हुए तो 5%, 5/8 जो है वो बेच दिए, तो बचे कितने हैं? 3/8 बचे होंगे। जाहिर सी बात है, उसको बेचा उसने जितना कॉस्ट प्राइस है उतने पे। तो मान लिया हमने कॉस्ट प्राइस जो टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो 8 है। ठीक है, तो 5/8 ऑफ 8 कितना होगा? 5। तो 5 को उसने बेचा 120% से, तो आंसर निकल के आया 6। वहीं 3/8 को किसने किससे बेचा? जितना सीपी था। सीपी कितना था? सीपी था 8, तो बचा आंसर कितना आया? 3 आया। मतलब टोटल उसने 9 बेचा, सेलिंग प्राइस 8
सीपी है, 9 सेलिंग प्राइस है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, 8 पे हुआ, तो परसेंटेज हमने निकाल लिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन मैं आपकी कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है आपको कंफ्यूजन कहाँ हो रही होगी, आपको कंफ्यूजन ये हो रही होगी कि यहाँ पे आपने 3/8 लिख दिया है ना, और क्या बोलते हैं 3/8 लिख दिया, और यहाँ पे 5/8 लिख दिया। भाई देखो, ये गेन पे किस पे होगा, सीपी पे तो होगा, तो 120% ऑफ सीपी है ना, यहाँ पे सीपी है, सीपी कितना है, 8 है, तो 8 से 8 मैंने पहले ऑटोमेटिकली काट लिया, ये समझो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने काटा नहीं, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। क्लियर? चलते हैं अब आगे। ठीक है, ये मतलब मैं एज्यूम करूँगा कि इतना बेसिक तो आप लगा लेंगे, इसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर भी मुझे लगा, मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई ये भी बता देना चाहिए, ये भी बता दिया मैंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है पाइप एक्स कैन फिल अ टैंक इन 60 आवर्स। ठीक है, पाइप वाई कैन फिल अ टैंक इन 72 आवर्स। बहुत अच्छी बात है। बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर, दोनों पाइप साथ में चले और 20 घंटे लगे रहे, दबा दब दबा दब। अब उसने पूछा कि हाउ मच टैंक इज एम्प्टी। अब टैंक कितना खाली है, ये नहीं पूछा उसने कि समय कितना लगेगा, ये पूछा टैंक अब कितना खाली है। तो मान लो एक एक्स था, एक वाई था, एक को 60 घंटे लगा, एक को 70 घंटे लगा। एलसीएम ले लो, तो 7×42, ये 12 पंचे होता है, तो 12 पंचे 12 छक्के होता है, 12 कॉमन 6 यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 360 एलसीएम आ गया। ठीक है, एफिशिएंसी इसकी 6 आ जाएगी, इसकी 5 आ जाएगी, ये एफिशिएंसी। दोनों क्या रहे हैं, 11 की एफिशिएंसी से। कितने घंटे काम किया उन्होंने, 20 घंटे काम किया, तो 20 घंटे अगर काम किया 11 की एफिशिएंसी से, तो कितना काम कर लिया उन्होंने 220 काम कर लिया। 360 काम करना है, 220 उन्होंने कर लिया, कितना बचा, 140 बचा। ठीक है, अब यही तो पूछा है, 140 काम पूछा है ना, कि 100 कितना बचा, 140 बचा, लेकिन 140 किसके ऊपर बचा भाई, टोटल कितना था, 360 था। हमें रेशियो निकालना है भाई, समझ रहे हो, 7 से कटा 18, 70 अपॉन 180, ये कट गया 7 18, 7/18, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम ये एग्जैक्ट टोटल वर्क नहीं, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए पता चल रहा है कि 140 काम बचा किसका, 360 का काम, टोटल काम 360 है, तो बस कितना काम बचा, 60/18 काम बचा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 7 - 4√3, तो हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी। तो सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें x प्लस 1/x पता होना चाहिए, तभी हम वो फॉर्मूला लगा देते हैं, a² वाला, है ना, a² - 2 वाला। कैसे, मतलब कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू पता है, आपको इसको यहाँ जाना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, a² - 2 करना पड़ता है। मतलब कि ये जो इसका जो उत्तर आता है, वो अगर x a है, तो a² - 2 कर दो, तो आप इस तक पहुँच जाते हैं। ये आपको बेसिक फॉर्मूला पता है। उसके लिए हमें 1/x निकालना, तो निकाल लो। 1/x कितना होगा, 1/x होगा 1/7 - 4√3। इसको सही करो, 7 + 4√3, ऊपर आ गया 7 + 4√3, और ये आ गया a - b, a + b, यानी कि 7 - 7 का स्क्वायर, यानी कि 49 - 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, यानी कि 1 बचा, यानी कि आंसर बचा यही। ठीक, x ये है, 1/x ये है, हमें निकालना क्या है, x प्लस 1/x निकालना है। निकाल लो, जोड़ दो दोनों को, जोड़ेंगे तो 7 - 4√3 प्लस 7 + 4√3, √3 कैंसिल, 7 दूनी 14। अब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। हमें निकालना है ये, इसके लिए फॉर्मूला ये है, तो 14 का स्क्वायर -2, 14 का स्क्वायर कितना था, 196, 196 - 2 कितना होगा, 194। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी
आप हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये कैसे निकालते हैं या फिर ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लो। ठीक, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन पूछता है, हमें एक टेबल दे दिया, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इन डिफरेंट कैटेगरीज फ्रॉम 2015 टू 2019। और हमसे पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा, हमसे पूछा व्हाट इज द एवरेज अमाउंट पेड बाय द कंपनी ऑन फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पर ईयर फ्रॉम 2015 से 2019। तो फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट कहाँ है, ये रहा, सबका निकालना है, इसका एवरेज पूछा है, पहले इसको जोड़ लो, 6, 8, 5, एवरेज निकालो। 586 को डिवाइड कर दो 5 से, 117.2 117.2 मतलब कि इतना हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि एक्सपेंडिचर भी तो 1000 ऑफ रुपीज़ में दे रखा है ना भाई, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिंपल क्वेश्चन था, बेहद ही सिंपल, सम करके एवरेज निकालना था। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, इफ द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन हैव द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स एज 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, वापस कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, उसने बोला कि कंसेक्यूटिव इंटीजर मैंने आपको बताया क्या है, अगर एक एक्स तो दे रखा है, कुछ और लेते हैं, ए निकाल, ए भी दे रखा है, एन मान लेते हैं, चलो एक एन है तो दूसरा n+1 होगा, तीसरा n+2 होगा, ये हो सकता है। वहीं देखने वाली बात क्या है कि उल्टा भी हो सकता है, n+2 n+1 n+ ये भी हो सकता है ना। हमें सीक्वेंस नहीं दे रखा कि भाई इस साइड से लेना है हमें कि इस साइड से लेना है, ये सीक्वेंस हमें नहीं दे रखा, वो हमें पता चलेगा। उसने बोला कि ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू मतलब कि क्या है, एक्स की जगह इसको पुट कर दो, वाई की जगह इसको पुट कर दो, जेड की जगह इसको पुट कर दो। ठीक है, डाल दो, पहले इक्वेशन ले लो, तो ये आ जाएगा n माइनस n+1 प्लस n+2 इक्वल्स टू 2a माइनस 1 प्लस n+2 इक्वल्स 2a, n+1 इक्वल्स टू 2a, और n क्या आ गया, 2a-1 आ गया, इतना आ गया। ठीक, अब दूसरे को सॉल्व करो, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं दूसरे को, तो ये आ गया x प्लस 4y माइनस 2z इक्वल्स टू 3 4 माइनस a। ठीक है, सॉल्व करो, n डाल लो x की जगह, उसकी जगह n+1 डाल दो, y की जगह, z की जगह आप डाल दो n+2, 4 3 4 माइनस a। ठीक है, n+4 माइनस 2n-4 इक्वल्स टू 3 4 माइनस a। ये 4 4 कट गया, ये 3n हुआ, यहाँ पर 3 4 माइनस a बचा, 3 से 3 कट गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 4 माइनस a। n की वैल्यू यहाँ से उठाओ, यहाँ डाल दो, तो क्या जाएगा, 2a-1 इक्वल्स टू 4 माइनस a, तो 3a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5/3, a 5/3 है। ठीक, a अगर 5/3 है तो 5/3 तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, मतलब कि हमने ये तरीका जो लिया ये गलत हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें उल्टा लेना है, मतलब x को n+2 लेना है, इसको n+1, इसको n लेना है। ठीक है, एक बार इससे ट्राई करना है, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर भाई देखो, कंसेक्यूटिव 1 2 3 भी है और 3 2 1 भी है ना, कंसेक्यूटिव समझ रहे हो ना, लगा आगे साथ एकदम भाईचारे वाले। पर हमें ये नहीं पता ना कि x की वैल्यू 1 है कि x की वैल्यू 3 है कि y की वैल्यू 2 है कि y की वैल्यू 2 है। y की वैल्यू तो 2 आएगी क्योंकि बीच वाला y है। z की वैल्यू 3 है कि z की वैल्यू 1 है, ये हमें नहीं पता। वो हमें पता चल गया कि ये सीक्वेंस जो है फॉलो नहीं होगा, तो ये सीक्वेंस फॉलो होगा। बस अब ये सीक्वेंस से कर लो आप। ठीक है, ये देखो ये तो सेम ही रहेगा, क्यों,
एन इक्वल टू 2a-1 सेम ही रहेगा, क्योंकि नहीं, एक बार मैं फिर भी कर देता हूँ आपको, स्टार्टिंग से कर देता हूँ तो आपको ईजी रहेगा। ठीक, तो हमने अब की बार क्या लिया है, हमने लिया है ये n+2 लिया है, इसको n+1 ही रहेगा, ये इसको हमने n लिया है। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा n+2 माइनस n+1 प्लस n इक्वल टू 2a, n माइनस n कट गया, या n बचा और 2 में से 1 माइनस गया, n+1 इक्वल 2a, तो n इक्वल टू 2a-1 ये आ गया। अब यहाँ इसको डाल के देखो, दूसरी वाली इक्वेशन में डाल के देखो, तो आ जाएगा n+2 + 4 n+1 माइनस 2n इक्वल टू 3 4 माइनस a। ठीक है, हमने x की जगह ये डाल दिया, y की जगह ये डाल दिया, z की जगह n डाल दिया। सॉल्व करो इसको, 3n+6 आ गया, इधर 3 4 माइनस a आ गया, 3 से 3 कट गया है ना, तो ये आ जाएगा n+2 इक्वल टू 4 माइनस a आ जाएगा। n की वैल्यू यहाँ से यहाँ डाल दो, तो आ जाएगा 2a-1 प्लस 2 इक्वल टू 4 माइनस a, 2a+1 इक्वल टू 4 माइनस a, 4 माइनस a, सॉरी 4 माइनस a, तो 3a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 1 आ गया। क्या a की वैल्यू 1 है? हाँ, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया। टाइम कंज्यूमिंग आपको इसलिए लगा क्योंकि मैंने आपको हर सीक्वेंस समझाया है ना। दिक्कत तो ये है, देखो दिक्कत तो ये है कि आप इसको एज्यूम नहीं कर सकते कि ये फ्लो में रहेगा या फिर ये फ्लो में रहेगा, है ना। और उन्होंने भी दिमाग लगा के दिया होगा। अगर कोई बंदा पहले से उल्टा लेके चलता तो उसको पहली बार में आंसर आ जाता, आपने पहले उसको वो लेके चला तो आपका दूसरी बार में आंसर आया। फ़र्क इतना ही है। ठीक है, आपका आंसर आएगा, लेकिन आएगा, और ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलते हैं। और मैंने दोनों तरीके इसलिए समझाए, क्या है कि कई बार क्या होता है, कई बार बंदा पहले तरीके से करता है, आंसर नहीं आता, तो ये हिम्मत हार जाता है, फिर उस आंसर ना आने की वजह से आगे के सारे क्वेश्चन खराब हो जाते हैं। समझ रहे हो, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि भाई ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी क्वेश्चन जो है वो टाइम ले सकता है। दूसरा आप ये है कि हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसका भी कोई पता नहीं है। अगर पहली बार में तुक्का लग गया तो सही है, नहीं तो नहीं भी लेंथी भी हो सकता है ना, क्योंकि बहुत से टीचर्स मैं आपको बताऊँ हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करवाएंगे इस चीज़ को, है ना। पर वही है कि एग्ज़ाम के टाइम में आप इतने नर्वस होते हो भाई कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल ही नहीं पाती है कई बार, तो वही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको बेसिक मेथड से करवा दिया। ठीक है, चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दे रखा है और हमसे बोला है इन 2010 अ कंपनी टोटल एक्सपेंडिचर वाज कैटेगराइज अंडर डिफरेंट एक्सपेंस हेड एंड देयर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन इज इलस्ट्रेटेड इन द बार ग्राफ गिवन बिलो। आपसे क्वेश्चन बोला है कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट इज ₹2.1 करोड़, अगर एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्चा है वो 2.1 करोड़ का हुआ है, तो डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट एंड टैक्सेस कितना होगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड टैक्सेस और ट्रांसपोर्ट कहाँ है, ये रहा, इनके डिफरेंस कितना आया, 12.5 में से इसे माइनस कर लो, 2.5 की वैल्यू कितनी होगी ये आपसे पूछ रहा है। और बता क्या रहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा है उसकी वैल्यू जो है वो 2.5 करोड़, मतलब 15 की वैल्यू जो है वो 2.5 करोड़ 2.1 करोड़ है। क्लियर, तो समझो तो 5 का कितना होगा, 5 का होगा 0.7, 3 से डिवाइड कर दिया, और 5 का आधा है ये 2.5, है ना, तो 0.7 का आधा कितना होगा 0.35, यानी कि 35 लाख कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल था, है ना, कुछ करना नहीं था, डिफरेंस निकालना था, बस आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाता। चलते हैं आगे। एट वॉट एंगल द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विल हैव द सेम वैल्यू, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है। कितना है 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2,
और cos 45 कितना होता है 1/√2। तो दोनों की वैल्यू सेम कब आती है, किस एंगल पे, 45 डिग्री पे। क्लियर, चलते हैं आगे। वापस हमें टेबल दे रखा है, हमसे बोला है द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ टेलीविजन्स दैट वाज सोल्ड बाय द डिफरेंट शोरूम्स इन द ईयर 2015 से 2019। आपसे पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ टेलीविजन फ्रॉम शोरूम ए बी सी इन 2017। ए बी सी इन 2017 ए बी सी, ए बी सी, पहले इनको जोड़ लेते हैं हम। ए जोड़ लो, कितना आएगा, ये आएगा 606। और किससे डिफरेंस निकालना है, बी सी डी। बी सी डी में दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ, बी सी डी इन 2019। 2019 का है ये, और बी सी डी कहाँ है, बी सी डी 2019, यानी ये वाला। इनका डिफरेंस पूछा है, जोड़ लो, कितना आ गया, 0 0 60। तो कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है भाई, बस वही तो निकालना था, सिंपल। कुछ था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, दूसरा तरीका यही है कि आप यहाँ से जोड़ लेते हैं। भाई देखो, इसमें +2 हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है ना, तो +3 हो गया। इसमें कितना है 9 माइनस हो रहा है, तो 9 माइनस हो रहा है तो कितना, -6 होगा, मतलब 6 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर लेते हैं, जैसे आप बेटर समझते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ सर्कल ऑफ विथ अ सेंटर O, AOC इज द डायमीटर। ठीक है, B इज अ पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस इन द सर्कल सच दैट AB इज 1/5 ऑफ द, AB जो है 1/5 है वो BC का। आपसे BOC पूछा है, डायग्राम बना देता है तो और इजी समझ में आएगा। AOC डायमीटर है, मतलब ये O है और AOC ऐसा मान लो, AOC डायमीटर। और आपसे बोला है कि B कोई भी पॉइंट है, B यहाँ पे मान लेते हैं। क्यों मैंने यहाँ पे क्यों माना है, क्योंकि उसने बोला है कि जो AB है, ये जो है ये 1/5 है इसके। अब लग रहा है ना कि 1/5 है। और आपसे BOC पूछा, आपसे ये वाला एंगल पूछा है। भाई सिंपल सी बात, अब यहाँ समझो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। आप यहाँ समझो, अगर ये आर्क जो है इसका 1/5 है, तो ये एंगल भी जो है वो इसके 1/5 ही होगा। समझ रहे हो, टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल 180 है। 180 को 1 और 5 6 विभागों में बांट दो, 600 में तोड़ दो, तो एक एंगल कितना होगा, एक एंगल 30 डिग्री का होगा। तो एक एंगल, एक हिस्सा 30 डिग्री का होगा। दूसरा एंगल कितना है, दूसरा एंगल ये है बड़ा वाला, कितना होगा, 150 होगा, है ना। तो वही तो पूछा, दूसरा एंगल कितना है, दूसरा एंगल आपका 150 हो जाएगा। समझे, जितने में आर्क डिवाइड करेगी उतने में आपका एंगल भी जो उससे सबटेंड हो रहा है वो भी उतने पोर्शन में ही डिवाइड करेगा। इतनी सी बात आपको समझनी थी यहाँ पे, और इतनी सी बात समझ लेते आप तो आप आंसर तुरंत कर देते। ठीक है, चलते हैं आगे। हमें वापस एक पाई चार्ट दे दिया। पाई चार्ट में लिखा है दिस स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। The given pie chart shows the sales of different fruits in a day for a shop. If the total number of fruits sold by the fruit seller in a day is 1200, एक दिन में एक फल बेचने वाला 1200 फल बेचता है, देन बताना है कि बनाना कितने बेचे। भाई बनाना कितने हैं, बनाना कितने हैं, 40% है, किसका, टोटल का। तो 40% निकाल लो टोटल का, 12 चौके 480, सिंपल। आगे चलते हैं। अ सर्कुलर आर्क हुज रेडियस 24 मेक्स अ एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा रखा है। सर्कल, सेंटर, रेडियस, ये एंगल 60 दे रखा है, रेडियस 24 दे रखी है। आपको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना है, ये सेक्टर का पेरीमीटर। तो ये सेक्टर का पेरीमीटर मेरे दोस्त क्या होगा, पेरीमीटर यही होगा, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो और ये आर्क को जोड़ो, वही तो पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा रेडियस प्लस रेडियस 2r प्लस आर्क की लेंथ। आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 पाई r
थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, अब डाल दो और सॉल्व कर लो। 2r इंटू 2 × 24 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 3/3.14 लेनी है, इंटू 24 इंटू 60/360, ये कटा 6 से, 6 कटा 4 से, और ये 48 प्लस 8 इंटू 3.14, 48 प्लस 8 चौका 32, 1 5 2 25.12 यहाँ पर आएगा पॉइंट। तो 48 25 73, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला मैं बार बार करवा रहा हूँ और इसलिए बता के करवा रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि पैरामीटर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोलता है अगर 3 sin A और 4 cos A = 5 है, देन वैल्यू ऑफ tan कितनी है? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको एक चीज़ समझनी होती है। क्या समझनी होती है? क्या समझनी होती है? देखो, 3 4 और 5 ट्रिपलेट हैं पाइथागोरस के। ठीक है, अगर इसको मैं और एक दूसरे तरीके से समझाऊं, अगर इसको 5 को इधर ले आएँ तो ये 3/5 sin A हो जाएगा और ये 4/5 cos A हो जाएगा, = 1 हो जाएगा। जब आपको ऐसी चीज़ दिख जाए तो समझ जाना कि साइन जो है वो ये है और कॉस जो है वो ये है। सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ मैं, मतलब सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ। तो साइन की वैल्यू जो है वो 3/5 है और कॉस की वैल्यू जो है वो 4/5 है। इतनी बात आप सिंपल समझ जाना। अगर आप किसी को इक्वेशन को इस इक्वेशन में बना सकते हैं तो tan क्या होता है? साइन बाय कॉस। कर लो, 5 से 5 कट जाएगा, 3/4, 3/4 आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये प्रॉपर्टी बोल लो या कुछ भी बोल लो, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये बहुत से क्वेश्चन को चुटकियों में करने में हेल्प करेगी। ठीक है, चलते हैं आगे। अ मोटर बोट ट्रैवलिंग एट अ सम स्पीड कैन ट्रैवल 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है? बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम क्या होता है? बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड, in 17 hours. At the same time, it can travel 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 10 hours। मतलब दो इक्वेशन बनेंगी और आपसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब कि एस पूछा है। ठीक है, 24 और 40 चलती है, 24 अपस्ट्रीम और 40 डाउनस्ट्रीम 17 घंटे में। मतलब कि 24 अपस्ट्रीम यानी कि B-S और डाउनस्ट्रीम यानी कि B+S। कितने घंटे में? 17 घंटे में। वहीं 32 और 12 चलती है 10 घंटे में। 32 डाउनस्ट्रीम है, ये दिखना है। 32 क्या है? डाउनस्ट्रीम, यहाँ ध्यान। और 12 अपस्ट्रीम, कितने? 10 घंटे में। दो इक्वेशन है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, मतलब सॉल्व कर लो, बढ़िया कर लो। मतलब यहाँ देखो B-S कितना? 24 है, यहाँ B-S 12 है, मतलब इंटू 2 करना है तो पूरे को इंटू 2 कर लो। इंटू 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 64 B+S, ये आ जाएगा 24 B-S = 20। इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, आपस में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 24 B-S माइनस का = -3, माइनस माइनस कैंसल, 3 से 24 कट गया, 8 आया तो B+S माइनस तो कट जाएगा ना, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो कट जाएगी ना। ठीक है, तो B+S कितना आ गया? 8 आ गया। B+8S 8 आ गया, डाल दो इसमें, इस वाले में डाल दो, किसी में डाल दो, तो 8 अपॉन 40 हो जाएगा, मतलब 5 आएगा। 12 में 17 में से 5 गया, 12 बचा, और 12 से ये कट जाएगा 2, तो मतलब B-S कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। B+S 8 है, B-S 2 है, सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 2B = 10, तो B = 5 आ गया। B 5 आ गया तो S कितना आ गया? S कितना आ गया? S आ गया 3, तो S की वैल्यू कितनी आ गई? S की वैल्यू आ गई 3 km/h। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार किए हैं थ्रू आउट इस सीरीज में, तो ये क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए अगर आपने कोई सीरीज जो है स्टार्टिंग से करी होगी तो।
ठीक है। और जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे हम फास्ट हो जाते हैं। और मैं ये होप करूँगा कि ये जो मैंने BA-S निकाला बिना समझाए, मतलब यहाँ से समझा के मैंने बताया, वो आपने समझ लिया होगा मेरे बिना कहे। ठीक है, चलते हैं अब आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थी एक क्वेश्चन थी, सर्कल कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि अगर ABC ट्राइंगल और QPR ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो AB = 7 है, AC = 8 है, और एंगल B कितना 65 है, और एंगल C इतना है, तो इनमें से कौन सी जो बात है वो सच होगी। तो मैं आपको पहले यहाँ बना देता हूँ दोनों ट्राइंगल, ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है। ABC कॉन्ग्रेंट है, A किससे है, Q से है, और B P से है। तो A के सामने Q आएगा और B के सामने P आएगा और यहाँ पे R आएगा। आई होप ये क्लियर है। AB 7 है, AB 7 है, AC 8 है, और एंगल B जो है वो 65 है, और एंगल C जो है वो 75 है। ये 65 75 ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 40। क्लियर। अब देखो कांग्रेसिंग का नियम क्या कहता है कि ए बी जो है वो किससे कांग्रेंट है, QP से। तो AB जितनी है QP भी उतनी होगी, तो ये भी 7 होगी। AC जितनी है उतनी ये होगी, ये भी 8 होगी। एंगल भी सेम रहेंगे, ये 65 रहेगा, ये 75 रहेगा, मतलब सिमिलर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये वाला इसके बराबर, तो ये भी 40 हो जाएगा। अब देख लो कौन सा सही बोल रहा है। एंगल R जो है 75 है, एंगल R 75 है, बिल्कुल है, और PQ 8 है, PQ 8 नहीं है, तो ये पहला वाला गलत हो गया। PQ 7 है, PQ 7 है, बिल्कुल है, एंगल R 75 है, ये वाला सही हो गया। मतलब यही क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। बाकी चेक कर लो। एंगल Q 40 है, एंगल Q 40 है, RQ जो है वो 8 है, 7 नहीं है, ये गलत हो गया। AC = PR, AC जो है वो PR के इक्वल है, नहीं RQ के इक्वल है, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कॉन्ग्रेंसी वाले क्वेश्चन हमेशा इजी आए हैं, हमेशा इजी होते हैं, नंबर देके जाते हैं, तो बस आपको ध्यान देना है छोटी छोटी चीज़ों का। तो यहीं पे हमारा सेशन जो है वो समाप्त होता है। आशा है आपको बहुत ही हेल्प हुई होगी, बहुत ही कुछ आपने सीखा होगा, और बहुत फ्रूटफुल सेशन रहा होगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।